दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एक्स-ए-टू और इन-सिटू कंजर्वेशन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो लाइव स्टॉक है उनकी पॉपुलेशन किस प्रकार से है। तो जो लास्ट सेंसस हमारा था, इंडियन लाइव स्टॉक सेंसस 2019, उसको ध्यान में रखा जाए तो जो कैटल की पॉपुलेशन है वह 193.46 मिलियन है। बफलो की पॉपुलेशन 109.85 मिलियन है। सिप की पॉपुलेशन 74.26 मिलियन है और गोट की पॉपुलेशन 148.88 मिलियन है। इसके अलावा पिग की पॉपुलेशन 9.16 मिलियन है। इसके अलावा कुछ और भी अदर लाइव स्टॉक्स है, हॉर्स है, कैमल है, म्यूल्स है, डंकीज है, याक है, मिथुन है। इनके भी ये थोड़ी कम संख्या में इनकी पॉपुलेशन है। तो यदि देखा जाए तो जो हमारे पॉपुलेशन है, लाइव स्टॉक का पॉपुलेशन है, उसमें यदि पाई चार्ट बनाया जाए तो इसमें हमें चार पार्ट मिलते हैं। मेन जो पार्ट है वह चार है, चार फ्रैक्शन में बटे हुए हैं ये लाइव स्टॉक। पहला तो एक हमारा सबसे ज़्यादा जो है वह कैटल का है, लगभग 36% के आसपास टोटल लाइव स्टॉक का कैटल है। और फिर उसके बाद बफलो है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बफलो से भी ज़्यादा आपकी गोट की पॉपुलेशन है जो कि 27.74% है। बफलो जो है वह 20.47% है टोटल लाइव स्टॉक का। और इसके अलावा जो सिप है वह 13.83% है। और 1.69% में आपका पिग है। और इसके अलावा जो भी लाइव स्टॉक है वह 0.23% में अदर लाइव स्टॉक इसमें आ रहे हैं, जिसमें कि हॉर्स, पोनीज, कैमल, म्यूल्स, डंकी, याक और मिथुन्स है। तो हमारे जो लाइव स्टॉक है उसका जो मेन पिलर है वह कैटल, बफलो, सीप, गोट है। तो हम अपने लेक्चर में मुख्यतः कैटल और बफलो के ऊपर बात करेंगे। यदि हम ट्रेंड की बात की जाए, ट्रेंड की बात करें तो जो बफलो के अंदर जो ट्रेंड है, लगातार इस चार्ट पर, इस स्लाइड पर हमने बफलो और कैटल के पॉपुलेशन को 1951 से दिखाया है। और यह बफलो का जो पॉपुलेशन है वह कंटिन्यूअसली 1951 से बढ़ता जा रहा है। यह पॉपुलेशन कभी भी घटा नहीं है, लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बफलो की जो डिमांड है, बफलो मिल्क की जो डिमांड है वह इंडिया में बढ़ता जा रहा है और इस वजह से इसकी पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहे हैं। कैटल की बात की जाए, कैटल पॉपुलेशन में इसके अंदर क्रॉस ब्रेड, एग्जॉटिक, इंडिजिनस, नॉन डिस्क्रिप्ट सभी आ रहे हैं। और इनकी जो पॉपुलेशन है यह एक पैटर्न बढ़ने का तो है, लेकिन हर सेंसस के बाद इसकी पॉपुलेशन कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो इसकी पॉपुलेशन उस रफ्तार से नहीं बढ़े है जिस रफ्तार से बफलो की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ये कभी बढ़ता है तो कभी घट भी जाता है। और अभी देखा जाए तो 2019 में कैटल का पॉपुलेशन जो है वह 193.5 है और बफलो की पॉपुलेशन 109.9 है। यदि हम कैटल की बात करें तो 2007 में इसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा था, 199.1 मिलियन था। अब यह घटकर 193 मिलियन रह गया है। तो इससे थोड़ा और पीछे जाए कैटल, 1992 की बात करें तो उस समय 204.6 मिलियंस था। तो उस समय से काफ़ी घट गए हैं पॉपुलेशन। तो क्योंकि कैटल के केस में हमारे जो परफॉर्मेंस है, प्रोडक्शन है, वह थोड़ा सा पुअर है, इस वजह से इसकी पॉपुलेशन घटती जा रही है। और बफलो का डिमांड भी बहुत ज़्यादा है मिल्क के अंदर, क्योंकि बफलो मिल्क में फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। इस वजह से इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, इस वजह से इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। आगे हम कैटल और बफलो के पॉपुलेशन को थोड़ा और एक्सटेंसिवली स्टडी करेंगे। तो हम कैटल के केस में पाते हैं कि आपको कैटल में इंडिजिनस भी मिलेंगे, ग्रेडेड भी मिलेंगे, नॉन डिस्क्रिप्ट, एग्जॉटिक और क्रॉस ब्रेड भी मिलेंगे। तो यदि इंडिजिनस की बात की जाए, इंडिजिनस कैटल की बात की जाए तो इसकी जो पॉपुलेशन है वह लगभग
4% है। इंडिजिनस कैटल की पॉपुलेशन 9.4 है। जो ग्रेड्स है इंडिजिनस के, अदर ग्रेड्स है वह 10.5% है। इसमें कई सारे डिफरेंट इंडिजिनस ब्रीड आपस में उनकी ग्रेडिंग हुई है और वह कोई एक प्योर ब्रीड नहीं है। इसके अलावा नॉन डिस्क्रिप्ट की बात की जाए तो एक मेजर चंक जो है वह नॉन डिस्क्रिप्ट का है। 59.3% जो कैटल पॉपुलेशन है वह नॉन डिस्क्रिप्ट है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन कैरेक्टराइजेशन नहीं हुआ है। एक्जॉटिक की बात की जाए, एक्जॉटिक प्योर एनिमल, तो यह बहुत कम है, 0.7% एक्जॉटिक प्योर है। और जो क्रॉस ब्रीड है वह 20.1% है। तो क्रॉस ब्रीड की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के अंदर। यदि हम बफेलो में बात करें तो हमें 3 चंक मिलते हैं यहाँ पर, इंडिजिनस ब्रीड के, ग्रेड्स की और नॉन डिस्क्रिप्ट के। तो जो इंडिजिनस बफेलो ब्रीड है वह 17% है और ग्रेड जो है, ग्रेडेड एनिमल्स जो बफेलोज़ के हैं उसमें कई सारे ब्रीड आप मिक्स हो गए हैं। ऐसे पॉपुलेशन अराउंड 39.6% है। तो 40% के आसपास ग्रेड्स है और 43.4% जो है वह नॉन डिस्क्रिप्ट है। तो यहाँ भी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ। लेकिन सिचुएशन कैटल के कंपटीशन में थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पर कैटल के कंडीशन में अराउंड 60% नॉन डिस्क्रिप्ट है, जबकि बफेलो में अराउंड 43% के आसपास नॉन डिस्क्रिप्ट है। आगे यदि हम देखें टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइज और हमारे इंडिया वाइज पॉपुलेशन किस प्रकार से है, एक ब्रीड पर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन केस ऑफ लाइव स्टॉक है। तो कैटल की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो टोटल पॉपुलेशन है वह 1492 मिलियन है और जो ब्रीड की संख्या है वह 1224 ब्रीड्स है वर्ल्ड वाइड। तो एक ब्रीड पर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 1.22 मिलियंस एनिमल आते हैं। यदि ये इसी सिचुएशन को हम इंडिया में देखें तो इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है वह कैटल के में 142.11 मिलियंस है और टोटल नंबर ऑफ ब्रीड्स 50 है। तो एक ब्रीड पर अराउंड 2.84 मिलियंस एनिमल आते हैं। और यदि इसी को बफेलोज़ में देखा जाए तो बफेलोज़ में टोटल पॉपुलेशन 201 मिलियंस और टोटल नंबर ऑफ ब्रीड वर्ल्ड वाइड 138 ब्रीड्स है वर्ल्ड वाइड। तो जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स पर ब्रीड है वह 1.46 मिलियंस एनिमल एक ब्रीड में मिलते हैं हमें वर्ल्ड वाइड। जबकि इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में 109.85 मिलियंस एनिमल्स हैं टोटल बफेलोज़ के और 17 ब्रीड है 2019 में। तो जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स है वह 6.46 मिलियंस हैं एक ब्रीड के ऊपर। तो हमारे इंडिया में जो कैटल या बफेलो की बात की जाए तो एक ब्रीड के पीछे काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स है। तो यहाँ पर यह इस वजह से हो रहा है क्योंकि करेक्टराइजेशन जो है वह अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। हम देख पा रहे हैं कि अराउंड 60% कैटल्स नॉन डिस्क्रिप्ट है और अराउंड 40% जो बफेलोज़ है वो नॉन डिस्क्रिप्ट है। तो जब यह नंबर ऑफ डिस्क्रिप्ट ब्रीड की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो यह जो फिगर है यह भी कम हो जाएगा। इसी प्रकार से इस टेबल पर अन्य सीप, गोट, पिग, कैमल और हॉर्स के भी दिए गए हैं वर्ल्ड वाइड कितने ब्रीड्स है और जो इंडिया वाइज में कितने हैं। और यहाँ पर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन लिया गया है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो लिया गया है वह 2015 का लिया गया है। इंडिया का जो पॉपुलेशन लिया गया है वह 2019 का लिया गया है। अब हम आगे देखेंगे कि इंडिया में किस प्रकार से जो रजिस्टर्ड ब्रीड है उनकी संख्या क्या है। तो इंडिया में एक संस्था है NBGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज। वो जो हमारे लाइव स्टॉक्स है उन्हें यह संस्था करेक्टराइज्ड करती है, रजिस्टर करती है और यह प्रक्रिया काफ़ी रिगरस एक्सरसाइज होता है। यह काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी चीज़ों को डाटा इंफॉर्मेशंस एकत्रित करने के बाद ही यह कार्य संपन्न होता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ बफेलो ब्रीड है वह 2020 में बफेलोज़ की यदि बात की जाए तो 17 है
यहाँ पर 2020 तक का लिया गया है। यह नंबर ऑफ़ ब्रीड्स जो है यह अमूमन हर 1-2 महीने 4 महीने पर बढ़ रहा है, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से कैरेक्टराइजेशन का वर्क हुआ है और कैटल की जो टोटल नंबर ऑफ़ ब्रीड्स है वह 50 है। तो हर साल कुछ ना कुछ ब्रीड ऐड किए गए हैं। 2020 की बात की जाए तो 7 नए ब्रीड कैटल के ऐड किए गए हैं और एक ब्रीड बफेलो का ऐड किया गया है। और 2008 तक टोटल नंबर ऑफ़ कैटल ब्रीड 30 था और बफेलो के ब्रीड 10 थे। अब जब हम 2020 की बात करते हैं तो इस समय 50 ब्रीड्स हो चुके हैं कैटल के और बफेलो के 17 ब्रीड हो चुके हैं। इसी प्रकार से इस टेबल पर गोट, सीप, पिग, हॉर्स, डंकी, कैमल, याक, मिथुन, डॉग, इन सब के ब्रीड्स की डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगी। इवन इसके अलावा चिकन, डक, गीज़ के भी ब्रीड्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि जो ये करैक्टराइजेशन होते हैं, जो ब्रीड रजिस्टर्ड होते हैं, यह काफ़ी रिगरस प्रोसेस है और जो गज़ेट होते हैं वह निकाला जाता है इस ब्रीड को रजिस्टर करने के लिए। तो इसमें दिखाया गया कुछ नए ब्रीड के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ गजेट पब्लिश किए गए हैं। तो यह प्रोसेस काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी लेंदी है, काफ़ी रिगरस है और हर एक फॉर्मेलिटीज़ को यहाँ पर देखा जाता है, निभाया जाता है। अब हम कुछ कैटल के मुख्य कैटल के ब्रीड्स की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो कुछ एक कैटल ब्रीड है जो कि गुड मिल्क प्रोड्यूसर है, उसमें रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, राठी और थारपारकर, ये कुछ एक अच्छे मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं। यदि हम डुअल पर्पस ब्रीड की बात किया जाए तो यहाँ पर कांकरेज, दियोनी, हरियाणा, अंगोल, मेवाती, कृष्णा वैली, गंगा तीरी, मालवी, ये कुछ एनिमल्स के फोटोग्राफ्स दिखाए जा रहे हैं। ये कुछ एक ड्राफ्ट एनिमल है जो कि काफ़ी एक्सेलेंट ड्राफ्ट पर्पस में के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें खिलार है, नागोरी है, हालीकर है, पुलिकुलम है, रेड कंधारी है, दांगी है, कंगायम है, अमृतमाल है। ये कुछ एक ड्राफ्ट पर्पस की काफ़ी इंपॉर्टेंट एनिमल है। कुछ कैटल ब्रीड है जो कि स्मॉल साइज के हैं, जैसे पंगानूर है, वचूर है, मलनाड गिड्डा है, कोंकण कपिला है, कोसली है, बदरी है। ये सब छोटे साइज के एनिमल्स है, जिसमें कि वचूर का तो गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड है स्मॉलेस्ट एनिमल का। इसके अलावा इंडिया में कुछ एक एनिमल्स जो कि क्रॉस ब्रीड है वो भी डेवलप किए गए हैं। इनमें करण स्विस है, करण फ्रिस है जो कि करनाल में तैयार किए गए थे, सुनंदिनी है जो केरल में काफ़ी पाला जाता है, और इसके अलावा फ्रिसवाल है जो कि हमारी आर्मी और आईसीआर इन दोनों को, मिलिट्री और आर्मी इन दोनों संस्थाओं को के हेल्प से, के कोलैबोरेशन से यह फ्रिसवाल तैयार किया गया था। इसके अलावा कुछ आप बफेलो ब्रीड्स की बात करेंगे तो लार्ज साइज बफेलो ब्रीड्स जो है वह मुर्राह, नीली रावी, जाफराबादी और बन्नी है। इसमें मुर्राह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गुजरात में मिलने वाली बन्नी बफेलो वह भी आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। इसके अलावा मीडियम साइज बफेलोज जो है वह महसाना, सुरती, भदावरी, टोडा है, और इसमें जो भदावरी बफेलो है वह अपनी हाई फैट परसेंटेज, मिल्क में हाई फैट परसेंटेज की वजह से इसकी यहाँ काफ़ी फेमस हो रही हैं। इसके अलावा कुछ और ब्रीड है जैसे चिल्का है, काला हांडी है, बारगुर है, गुजरी है, स्वाम बफेलोज हैं। ये सब कुछ एक अदर इम्पोर्टेंट बफेलो ब्रीड्स हैं। अब हम अपने मेन चैप्टर के ऊपर आते हैं। मेन जो हमारा डिस्कशन है वह कंजर्वेशन के ऊपर है। तो यह कुछ एक फैक्टर्स है जो हमारे कंजर्वेशन को, जो फैक्टर्स इरोजन, जो बायोडाइवर्सिटी इरोजन के लिए जो मेन फैक्टर्स है, जो कि ये सारे फैक्टर्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें जो पहला है डेवलपमेंट इंटरवेंशंस जो है, तो यहाँ पर कुछ एक ब्रीड को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है जो कि हाई इनपुट हाई आउटपुट वाले ब्रीड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन देते हैं। इस तरीके की ब्रीड के ऊपर फोकस किया जाता है। इस वजह से जो अदर ब्रीड है जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है उनकी संख्या कम होती चली जा रही है। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइजेशन, हमें कुछ स्पेशलाइज्ड हमारा
डेयरी सेक्टर हो या लाइव स्टॉक सेक्टर है, यह स्पेशलाइज्ड हो चुका है, डेयरिंग पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा जो मल्टीपर्पज़ एनिमल्स होते हैं उसे जनरली एक्सक्लूड कर दिया जाता है हमारे फार्म प्रैक्टिसेस से, तो इस वजह से भी कुछ एक ब्रीड जो है वह लुप्त होती जा रही है। इनके अलावा जेनेटिक इंट्रोग्रेशन है, हम क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं, और एक्सीडेंटल इंट्रोग्रेशन भी हो रहा है। इसकी वजह से भी हमारे जो कुछ बायोडाइवर्सिटी है वह लॉस हो रहा है। इसके अलावा आजकल जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आया है, हम ट्रैक्टर या मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं एनिमल्स के जगह पर, तो इस वजह से भी हमारे जो ब्रीड एरोजन हो रहे हैं। इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजिकल कुछ एडवांसेस को हम यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लाइव एनिमल्स को कम रखते हैं, हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइव एनिमल बूल को रखने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के से कई अन्य बायोटेक्नोलॉजिकल एडवांसेस है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, जिसकी वजह से लाइव एनिमल को आजकल रखना थोड़ा सा लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं। कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेज आते हैं, इनकी वजह से भी क्लाइमेटिक या वेजिटेशन चेंज होते हैं, इनकी वजह से भी कुछ हमारे जो लाइव स्टॉक के जो बायोडाइवर्सिटी है वह कम होते जा रहे हैं। नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी हमारे जो लाइव स्टॉक्स है उनके पॉपुलेशन के ऊपर असर पड़ता है। तो यह कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। कुछ और फैक्टर्स की हम बात करेंगे जिसकी वजह से हमें हमारे डोमेस्टिक एनिमल डाइवर्सिटी कम हो रहे हैं। उसमें फ्यू हाई आउटपुट ब्रीड्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, या ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एडिक्वेट पॉलिसीज़ कंजर्वेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, जो कि जिससे कि कंजर्वेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कंजर्वेशन के जो मेजर्स हैं उन्हें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। यूटिलिटी पैटर्न जो है वह चेंज होता जा रहा है, इसकी वजह से भी कुछ ब्रीड कम हो रहे हैं, ब्रीड डाइल्यूट हो रहे हैं और संख्या कम होती जा रही है एनिमल्स के। इनडिस्क्रिमिनेट क्रॉस ब्रीडिंग किया गया है कुछ पास्ट में, इसकी वजह से भी हमारे जो प्योर एनिमल थे उनकी संख्या कम होती गई है। नेचुरल फीड रिसोर्सेज की कमी गर्मी में, और कुछ जो हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं, पीक पर ठंड हो या पीक पर गर्मी हो, तो उस समय कुछ फॉडर की अवेलेबिलिटी, फीड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम होती है, तो इस वजह से भी एनिमल पॉपुलेशन के ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है। स्मॉल हर्ड साइज़ हमारे यहाँ मिलता है, जिसकी वजह से जो इनसफिशिएंट पैट्रोनेज की वजह से भी जो एनिमल बायोडाइवर्सिटी है उसे मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। लोकल इंस्टीट्यूशंस जो है इनएडिक्वेट नंबर में है, इस वजह से हर एक जगह पर वो एक पार्टिकुलर ब्रीड मिलते हैं, उसे मेंटेन करने में दिक्कतें आ रही है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। कुछ अन्य स्पेसिफिक फैक्टर है, उन्हें भी आइडेंटिफाई किए जाने की आवश्यकता है ताकि इस तरीके के कार्यों को आसानी से किया जा सके। तो यहाँ पर जब हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो टर्म जनरली डिस्कस किया जाता है, एक तो कंजर्वेशन और दूसरा प्रिजर्वेशन। तो जो कंजर्वेशन है उसमें प्रिजर्वेशन के साथ साथ अपग्रेडेशन भी एनिमल का किया जाता है। हम एनिमल्स के नंबर को भी मेंटेन करते हैं, इसके अलावा हम अपग्रेड भी करते हैं एनिमल्स को, उसमें इम्प्रूवमेंट भी लाते हैं। जबकि जो प्रिजर्वेशन की हम बात करते हैं तो प्रिजर्वेशन के अंदर हम मेनली एनिमल के नंबर को कंटिन्यूड बनाकर मेंटेन करते हैं, हम उसे नंबर को स्थिर करके रखना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। और यह जो प्रिजर्वेशन हम तब शुरू करते हैं जब हमारा जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड हो जाता है और एक्सटिंक्शन के आसपास आ जाता है, तो हम प्रिजर्वेशन की एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। यदि हमारा पॉपुलेशन साइज ठीक ठाक है और उसे ध्यान देने की आवश्यकता है तो उस कंडीशन में हम कंजर्वेशन के जो भी मेजर्स हैं वो अपनाते हैं। हम अपग्रेडेशन साथ में इम्प्रूवमेंट भी लाने की कोशिश करते हैं एनिमल्स के परफॉर्मेंस में। अब कंजर्वेशन की क्या आवश्यकता है, तो कंजर्वेशन की कई सारे फैक्टर्स की वजह से इनकी आवश्यकता है। इकोनॉमिक पोटेंशियल से एनिमल के होते हैं, इसकी वजह से हमें कंजर्व करना चाहिए एनिमल को। साइंटिफिक यूज़ होते हैं, कल्चरल इंटरेस्ट होता है, टूरिज्म के लिए ज़रूरी है ये डिफरेंट ब्रीड्स, और एजुकेशन पर्पस में भी ये यूज़ होते हैं। इकोनॉमिक पोटेंशियल इनकी कुछ ब्रीड्स की काफ़ी अच्छी होती है, इस वजह से हमें इन्हें कंजर्व करना चाहिए। मीट हो, मिल्क हो, फाइबर हो, स्किन हो, ड्राफ्ट पर्पस में हम इसे यूज कर सकते हैं। इनकी इकोनॉमिक पोटेंशियल्स होती है, इस वजह से हमें एनिमल्स को कंजर्व करना चाहिए। साइंटिफिक यूज़ में भी साइंटिफिकली हम इन डिफरेंट ब्रीड्स को यूज कर सकते हैं। हमारे जो रिसर्च होते हैं, फिजियोलॉजी के रिसर्च हो, डाइट रिलेटेड रिसर्च हो, रिप्रोडक्शन, क्लाइमेटिक टॉलरेंस, फिजियोलॉजिकल रिसर्च, इस तरीके के रिसर्च में जनरली डिफरेंट ब्रीड्स के एनिमल को यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो डिजीज़ रेसिस्टेंस
हमें स्टडी करना हो, ससेप्टिबिलिटी, डिजीज से ससेप्टिबिलिटी, कोई एक पार्टिकुलर मेडिसिन्स के ऊपर वर्क करना हो तो हमें डिफरेंट ब्रीड्स की आवश्यकता होती है। इस वजह से हमें इन एनिमल्स को कंजर्व करना होता है। कुछ कल्चरल इंटरेस्ट होते हैं, नेशनल और रीजनल हिस्ट्री के लिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं ब्रीड, इस वजह से इन्हें मेंटेन किया जाना काफ़ी आवश्यक होता है। कंजर्वेशन टूरिज्म और एजुकेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पहले म्यूज़ियम का कंसेप्ट था, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी ये सब हम रखते थे, लेकिन आज के समय में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया है। हम लिविंग हिस्ट्री और इंटरेक्टिव लर्निंग की वजह से जो हमारे डिफरेंट ब्रीड्स हैं उन्हें बचाया जाना, रखना ज़रूरी है, ताकि हम लिविंग एनिमल्स को दिखा सकें अपने आने वाली जनरेशन्स को कि ये डिफरेंट ब्रीड्स हैं, ना कि हम उनकी फ़ोटोग्राफ्स या फिर उनके बोन्स या फिर उनके कुछ प्रतिमा फोटोग्राफ या मूर्तियाँ दिखाएं। उससे बेहतर है कि एनिमल को बचा कर रखें, और एजुकेशन और टूरिज्म में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। जब हम कंजर्वेशन का वर्क करते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस चाहिए होती है। तो ये कुछ एक बेसिक पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं जो कि हमें कलेक्ट करना होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे इन्फॉर्मेशंस किस ईयर के हैं, टोटल पॉपुलेशन साइज़ क्या है, पॉपुलेशन ट्रेंड क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। पॉपुलेशन बेसिस क्या है, हमारा सर्वे पॉपुलेशन बेसिस पर हमने क्या एस्टीमेट लिया है या फिर सेंसस किया है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। जो एडवांस्ड पॉपुलेशन इंफॉर्मेशंस हैं वह कुछ इस प्रकार से है। नंबर ऑफ ब्रीडिंग मेल्स और फीमेल्स, ये हमें पता होना चाहिए। परसेंट ऑफ फीमेल ब्रेड टू मेल ऑफ द सेम ब्रीड, ये सारे इंफॉर्मेशंस जो है। परसेंट ऑफ मेल यूज्ड, नंबर ऑफ फीमेल रजिस्टर्ड, एआई यूजेज, नंबर ऑफ हर्ड एंड एवरेज हर्ड साइज, ये सारे इंफॉर्मेशंस, ये एडवांस्ड पॉपुलेशन इंफॉर्मेशंस हैं जो कि हमें रखने होते हैं कंजर्वेशन वर्क को यदि हमें करना है। और यह कुछ एक कैटेगरीज है जो कि डोमेस्टिक पॉपुलेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि हमारा जो एनिमल है या ब्रीड है वह किस कैटेगरी में जा रहा है, एक्सटिंक्ट कर गया है या फिर क्रिटिकल है, इंडेंजर्ड है, इनसिक्योर है या वल्नरेबल है। तो एक्सटिंक्ट हम उस कंडीशन में कहेंगे जब हम उस एनिमल ब्रीड को रीस्टोर नहीं कर सकते हैं, सारे एनिमल समाप्त हो चुके हैं। क्रिटिकल हम उस कंडीशन में कहते हैं जब क्लोज टू एक्सटिंक्शन हो। इंडेंजर्ड हम उस कंडीशन में कहते हैं जब इंडेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन होता है, क्योंकि जो हमारा इफेक्टिव पॉपुलेशन साइज है वह काफ़ी छोटा हो गया है। इनसिक्योर हम उस कंडीशन में कहेंगे जब पॉपुलेशन नंबर वो रैपिडली डिक्रीज कर रही हो। और वल्नरेबल कंडीशन हम तब बोलेंगे जब डिसएडवांटेजियस अफेक्ट्स इंडेंजर द एग्जिस्टेंस, कुछ डिसएडवांटेजियस इफेक्ट होते हैं जो कि हमारे किसी एक पार्टिकुलर ब्रीड को एग्जिस्टेंस के ऊपर वह खतरा हो। तो इस कंडीशन में यदि कोई ब्रीड है तो उसे हम वल्नरेबल कहेंगे। पॉपुलेशन साइज की यदि बात की जाए तो यह एक मोटा मोटी कुछ यह एक संख्या है जो होना चाहिए, हम इन कैटेगरीज में रख सकते हैं। क्रिटिकल यदि 100 से कम है पॉपुलेशन तो हम ब्रीडेबल फीमेल साइज, हम यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि स्टेटस हम ब्रीडेबल फीमेल साइज के बेसिस पर हम जनरली यह डिसाइड करते हैं कि किस कैटेगरी में जाएगा। क्रिटिकल जब 100 से कम हो तो हम क्रिटिकल बोलेंगे। इंडेंजर्ड बोलेंगे जब 100 से 1000 के आसपास हो नंबर। वल्नरेबल हम बोलेंगे जब 1 से 5000 के बीच में हो तो फिर हम उसे वल्नरेबल बोलते हैं। इनसिक्योर बोलते हैं जब 5 to 10,000 के आसपास हो। और नॉर्मल हम उस कंडीशन में बोलते हैं जब नंबर ऑफ इंडिविजुअल 10,000 से ज़्यादा हो। यहाँ पर यह बताना आवश्यक होगा कि जब FAO का गाइडलाइन 2013 की है यह, जिसके बेसिस पर हम यह काफ़ी डिस्क्रिप्ट है और यह काफ़ी डिटेल्ड में गाइडलाइन दिया गया है, जिसके बेसिस पर हम यह तय कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में है। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था वह एक मोटा मोटी अंदाज़ा देता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकली हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी क्रिटिकली इन चीज़ों को डिफाइंड किया गया है। एक्सटिंक्ट जैसा कि हमने पहले बताया था कि जब ब्रीडिंग मेल या फीमेल ना हो तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि यह एक्सटिंक्ट कर गया है। और साथ ही साथ क्रायो प्रिजर्व्ड जेनेटिक मटेरियल भी ना हो, लिविंग एनिमल तो नहीं है, इसके अलावा क्रायो प्रिजर्व्ड जेनेटिक मटेरियल भी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि वह पार्टिकुलर ब्रीड एक्सटिंक्ट कर गया है।
अब क्रायो प्रिजर्व्ड ब्रीड हम उस कंडीशन में बोलेंगे, क्रायो प्रिजर्व्ड हम तब बोलेंगे जब मेल या फीमेल लिविंग ना हो, लेकिन क्रायो प्रिजर्व्ड कंडीशन में जेनेटिक मटेरियल्स को रखा गया हो। क्रिटिकल हम उस कंडीशन में बोलेंगे जब टोटल नंबर ऑफ ब्रीडिंग फीमेल्स मेटेड टू मेल ऑफ द सेम ब्रीड यह 300 से कम हो, इक्वल और लेस देन 300 हो, तो हम उस कंडीशन में क्रिटिकल बोलेंगे। और यह तो हमने फीमेल की बात की लेस देन 300, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन की बात की जाए तो लेस देन और इक्वल टू 240 हो, या फिर इसके साथ साथ इंक्रीजिंग ट्रेंड हो, और क्रॉस ब्रीड की संख्या टोटल के 20% से कम हो, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि यह क्रिटिकल कंडीशन में है। या फिर एक और कंडीशन है कि टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन इक्वल टू और मोर देन 360 हो, डिक्रीजिंग ट्रेंड हो, और क्रॉस ब्रीड इंडिविजुअल्स की संख्या मोर देन 20% हो, तो उस कंडीशन में भी हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन क्रिटिकल है। और टोटल नंबर ऑफ ब्रीडिंग मेल जो है इस कंडीशंस में लेस देन 5 होना चाहिए, और रेट ऑफ इन ब्रीडिंग जो है क्रिटिकल कंडीशंस में 3% और हायर होता है। और क्रिटिकली मेंटेन्ड की यदि बात की जाए तो क्रिटिकली मेंटेन्ड कहने का तात्पर्य है कि क्रिटिकल है, एज फॉर क्रिटिकल जो हमारे नंबर है वह क्रिटिकल है, लेकिन एक्टिव कंजर्वेशन प्रोग्राम को करते हुए इस पॉपुलेशन को मेंटेन किए जाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है कमर्शियल कंपनीज़ के द्वारा, या रिसर्च इंस्टीट्यूट इसे मेंटेन करने की एक्टिवली इसे कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल मेंटेन्ड। इंडेंजर्ड हम उस कंडीशन में बोलते हैं, दूसरा जो हमारा कंडीशन है इंडेंजर्ड, वो हम उस कंडीशन में कहते हैं जब टोटल नंबर ऑफ ब्रीडिंग फीमेल्स जो है वो 300 to 3000 हो, और ओवरऑल पॉपुलेशन 240 to 2400 के बीच में हो, और हमारा जो ट्रेंड है पॉपुलेशन का वह इंक्रीजिंग हो, और क्रॉस ब्रीड लेस देन 20% हो, या फिर जो ओवरऑल पॉपुलेशन है 360 से 3600 हो, ट्रेंड डिक्रीजिंग हो, और क्रॉस ब्रीड मोर देन 20% हो। मेल की संख्या जो है ब्रीडिंग मेल की संख्या लेस देन 5 एंड मोर देन और इक्वल टू 20 हो, इस कंडीशन में हम इसे इंडेंजर्ड बोल सकते हैं। और जो रेट ऑफ इन ब्रीडिंग है वह 1 to 3% होगा, 1 से 3% के बीच में हमारा रेट ऑफ इन ब्रीडिंग होगा। आप टोटल नंबर ऑफ ब्रीडिंग मेल को फिर से एक बार सुन लें। इस कंडीशन में इंडेंजर्ड के कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ मेल जो है वह 5 से ज़्यादा होगा, और मेल की टोटल ब्रीडिंग मेल की संख्या 5 से ज़्यादा या 20 इक्वल टू 20 और लेस देन 20। यहाँ एक बार फिर से कर लें, यहाँ पर किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इंडेंजर्ड मेंटेन्ड का मतलब है कि यह जो पॉपुलेशन है वह इंडेंजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर इंडेंजर्ड है, लेकिन हम एक्टिव कंजर्वेशन प्रोग्राम को यूज़ करते हुए इसे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इंडेंजर्ड मेंटेन होगा। वल्नरेबल जो है वह उस कंडीशन में होगा जब पॉपुलेशन साइज जो है वह 3000 से 6000 के बीच में हो, और जो आपका ओवरऑल पॉपुलेशन है यहाँ पर जो 3000 to 6000 है वह ब्रीडेबल फीमेल्स की संख्या है, और ओवरऑल पॉपुलेशन 2400 to 4800 और ट्रेंड इंक्रीजिंग हो पॉपुलेशन का, क्रॉस ब्रीड का संख्या लेस देन 20%, और या फिर ओवरऑल पॉपुलेशन 3600 से 7200 ट्रेंड डिक्रीजिंग है पॉपुलेशन का, और क्रॉस ब्रीड की संख्या लेस देन 20% है, सॉरी क्रॉस ब्रीड की संख्या मोर देन 20% है, और टोटल नंबर ऑफ जो ब्रीडिंग मेल है वह मोर देन 20 या लेस देन इक्वल टू 35 है, और रेट ऑफ इन ब्रीडिंग जो है वह 0.5% से 1% के बीच में हो। नॉट एट रिस्क यह जो कैटेगरी है, इफ पॉपुलेशन स्टेटस इज़ नॉट नोन, यदि पॉपुलेशन स्टेटस हमें मालूम नहीं है तो हम कहेंगे नॉट एट रिस्क। इफ़ द पॉपुलेशन स्टेटस इज़ नोन एंड द ब्रीड डज नॉट फॉल इन एनी अबव कैटेगरीज। नॉट एट रिस्क कहने तब हम बोलेंगे जब
पॉपुलेशन स्टेटस हमें मालूम हो और किसी ऊपर वाले किसी कैटेगरी में ना हो तो हम उस कंडीशन में बोलेंगे कि नॉट एट रिस्क है। और अननोन हम इस कंडीशन में बोलेंगे, अननोन कैटेगरी जब पॉपुलेशन डाटा अवेलेबल ना हो पूरी तरीके से तो हम अननोन कहकर छोड़ सकते हैं उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को या ब्रीड को। तो यह फिर से क्लियर कर ले एक बार कि नॉट एट रिस्क जब हमारे पास पॉपुलेशन इंफॉर्मेशंस हो और ऊपर वाली किसी भी कैटेगरी में ना हो तो हम नॉट एट रिस्क बोलेंगे। इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन साइज हम यह जनरल कंजर्वेशन के कंसेप्ट में यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए इफ़ेक्टिव नंबर ऑफ पॉपुलेशन का यह फार्मूला है। हम इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन साइज़ को डिटरमाइन करते हैं। यह कंसेप्ट जनरली हम कंजर्वेशन में यूज़ करते हैं। रेट ऑफ इनब्रीडिंग जो है हम जनरली 0.5% से कम रखना चाहते हैं। यह सुरक्षित है, 0.5% से कम हमारा इनब्रीडिंग का रेट होना चाहिए। लेकिन कुछ एक ब्रीड है अभी एट प्रेजेंट मेवाती में 1.193% का इनब्रीडिंग पाया गया, पुलिकुलम में 0.72%, वैचूर में 17.893%, चिल्का में 0.731% पाया गया। तो जैसे जैसे इनकी पॉपुलेशन साइज बढ़ती जाएगी यह रेट ऑफ इनब्रीडिंग घटता जाएगा। स्मॉल पॉपुलेशन साइज में जनरली हमारा जो इनब्रीडिंग होता है वह रेट बढ़ जाता है। और अब हम कुछ एक इंडियन बफलोज़ की स्टेटस देखा जाए तो यहाँ पर जो चिल्का है उससे इंडेंजर्ड माना गया है और तोड़ा जो है वह भी इंडेंजर्ड माना गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा पॉपुलेशन साइज़ भी यहाँ पर दिया गया है। एडजस्टेड आपका एडजस्टेड इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन साइज़ के साथ ही यह नंबर दिया गया है। तो ब्रैकेट में जो है वह एडजस्टेड इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन साइज़ है और उसके अलावा इस पॉपुलेशन ओवरऑल पॉपुलेशन भी साथ में दिया गया है। अब हम कुछ एक अदर ब्रीड की बात करेंगे। यहाँ पर कैटल की बात की जाए तो ये कुछ एक ब्रीड है जो कि रिस्क पर है। जैसे बारगुर है वह वल्नरेबल है, कृष्णा वैली इंडेंजर्ड है, मेवाती भी इंडेंजर्ड है, पुलिकुलम इंडेंजर्ड है, पंगानूर इंडेंजर्ड है, सीरी वल्नरेबल है, वेचूर क्रिटिकल है। बफलो के अंदर चिल्का इंडेंजर्ड है और तोड़ा भी इंडेंजर्ड है। यहाँ पर ब्रीडेबल फीमेल्स के नंबर्स भी कुछ एक दिए गए हैं जिसके बेसिस पर यह डिफरेंट कैटेगरीज किए गए हैं। ये स्टैंडर्ड दिया गया है, रिमार्क के अंदर स्टैंडर्ड को दिया गया है कि क्या स्टैंडर्ड है डिफरेंट कैटेगरीज़ के। अब हम एक्स-सिटू और इन-सिटू कंजर्वेशन मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो जनरली जो कंजर्वेशन मेथड्स होते हैं वह दो तरीके के होते हैं, इन-सिटू और एक्स-सिटू। इन-सिटू के अंदर जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है वहाँ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एक्स-सिटू में हम नेचुरल हैबिटेट से दूर लिविंग एनिमल्स को भी रख सकते हैं या फिर लेबोरेटरी में भी रख सकते हैं। तो एक्स-सिटू कंजर्वेशन इन वीवो हो सकता है जहाँ पर हम लिविंग एनिमल्स को उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर रखते हैं, जनरली किसी फार्म पे या फिर किसी इंस्टीट्यूट में रखते हैं, उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर रखते हैं। एक्स-सिटू कंजर्वेशन इन विट्रो भी हो सकता है जिसमें कि हम क्रायो प्रिजर्व करके एनिमल को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो हम देखते हैं, अब हम इन सिटू कंजर्वेशन को डिटेल में देखेंगे। इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर हम एडेप्टिव इन्वायरमेंट के अंदर हम जनरली एनिमल को रखने की कोशिश करते हैं। यह नेशनल पार्क हो सकता है, सेंचुरी हो सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व हो सकते हैं, नेचुरल रिजर्व हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो सकते हैं, प्रिजर्वेशन प्लॉट्स हो सकते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन सिटू कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो इन सिटू कंजर्वेशन जो हमारे फार्मर्स होते हैं वह बेस्ट मेथड है। फार्मर भी अपने जानवर को स्पीसीज़ को ब्रीड को रखते हैं तो इसके थ्रू भी हम कंजर्व कर सकते हैं एनिमल्स को। इसके अलावा हम नेशनल लाइव एनिमल जीन बैंक यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हार्ड या गौशाला के द्वारा हम इसे किया जा सकता है। एनजीओज़ की हेल्प ले सकते हैं।
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेल्प से ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। ब्रीड सोसाइटीज़, ब्रीड ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जा सकते हैं। इनके एडवांटेज है इन सिटू कंजर्वेशन के, जो सबसे मेन एडवांटेज है कि इसमें किसी भी प्रकार का बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे फार्मर या फिर कोई भी आदमी जो एनिमल के साथ अटैच्ड है, एसोसिएटेड है, वह यह कार्य कर सकता है। इन सिटू कंजर्वेशंस के दूसरे अदर एडवांटेज है कि इसमें आप किसी भी प्रकार का ट्रायल रिसर्च कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपके एनिमल्स होते हैं वह अडेप्ट करते हैं, वह चेंज, इन्वायरमेंटल चेंज के साथ साथ जो आपके इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है उसके साथ ही एनिमल्स भी आपके एडजस्ट होते रहते हैं। इसके साथ ही साथ आप इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं, एनिमल्स में सिलेक्शन कर सकते हैं, एनिमल्स की इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इनके कुछ एक डिसएडवांटेज भी हैं इस प्रोसेस के। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें आपको काफ़ी लैंड और काफ़ी सारे रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। इसमें आपको लैंड और रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, और अनप्रेडिक्टेबल फाइनेंशियल चेंज यदि आता है आपके कंट्रीज़ का या स्टेट का, फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ आती हैं, तो उस कंडीशंस में इस प्रकार के जो इंस्टीट्यूशन जो एनिमल्स को रियर कर रहे हैं वो कई बार फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो कंटिन्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इन सिटू कंजर्वेशन को, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फंड की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर यदि कोई डिजीज़ थ्रेट हो तो उस कंडीशंस में आपके पूरे पॉपुलेशन एलिमिनेट हो सकते हैं, या फिर एक सब्सटेंशियल पार्ट, पॉपुलेशन का सब्सटेंशियल पार्ट आपका एलिमिनेट हो सकता है यदि आपके जो पॉपुलेशंस है वह किसी एक पार्टिकुलर एरिया में सिर्फ मेंटेन किए जा रहे हैं, और किसी प्रकार का डिजीज़ थ्रेट आ गया तो एनिमल को कंजर्व किया जाना मुश्किल हो जाएगा। और जो सबसे एक और फाइनली एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर एनिमल को मूव करना काफ़ी मुश्किल होता है, लाइव एनिमल को। यह काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन कि आप किस जेनेटिक मटेरियल या फिर ओवा, सीमेन, इनको ट्रांसफ़र किया जाना काफ़ी इजी होता है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब हम बात करेंगे एक्स सिटू कंजर्वेशन की। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर जो कंजर्वेशन किया जाता है वह हम जनरली जो एडेप्टिव इन्वायरमेंट है वहाँ से दूर हम करते हैं। तो यहाँ पर हम कलेक्शन करते हैं मटेरियल्स के, कलेक्ट करके उसे फ्रीज कर सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज कर सकते हैं, या इसके अलावा एक्सिक्यूटिव कंजर्वेशन में हम कैप्टिव ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। हम जो उनका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ से दूर कहीं पर भी कैप्टिव ब्रीडिंग करके हम एक्सिक्यूटिव कंजर्वेशन को कर सकते हैं। यहाँ पर यह बताया जाना काफ़ी आवश्यक होगा कि यह जो इन सिटू और एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स होते हैं यह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, हम जनरली यह कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों को एक साथ हमें यूज करना होता है। जहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छा लगता है इन सिटू, वहाँ पर इन सिटू कर लिया, और उसके अलावा हम एक्स सिटू भी उसी पार्टिकुलर ब्रीड में हम एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड्स को भी यूज़ करते रहते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे को यह मेथड कम्प्लीमेंट करते हैं, और किसी भी ब्रीड या एनिमल स्पीसीज़ को कंजर्व किए जाने में यह दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और सिर्फ एक मेथड के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अब एक्सिक्यूटिव कंजर्वेशन के अंदर ये जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं उसको हम कंजर्व करके किसी पार्टिकुलर ब्रीड को हम कंजर्व किया जा सकता है। उसमें एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम सीमेन को, फ्रोजन सीमेन को हम रख सकते हैं। जो सीमेन होते हैं इसे हम काफ़ी लंबे समय तक फ्रोजन फॉर्म में रख सकते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत होता है उसे हमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा oocyte जो है वो भी हम क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं oocyte को, और उसे बाद में जब भी ज़रूरत हो हम जो पोस्ट थाओ oocyte मैच्योरेशन के बाद हम उसे फर्टिलाइज करके उससे एम्ब्रियो डेवलप कर सकते हैं, और किसी पार्टिकुलर यंग फीमेल में उसे हम इम्प्लांट कर नया बच्चे वहाँ से नए ऑफस्प्रिंग को हम डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हम एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक सेल्स को भी क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं। हम सोमेटिक सेल्स को भी क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं।
अब क्रायो प्रिजर्वेशन जो टेक्निक्स हैं इनकी क्या कुछ एक एडवांटेजेस है, तो यह कुछ एक मेन एडवांटेज है। एक तो इसका जो कॉस्ट होता है वह कम होता है। किसी भी जेनेटिक मटेरियल को आप फ्रीज करके रखते हो, क्रायो प्रिजर्व करके रखते हो, तो उसके ऊपर कंपैरेटिवली लाइव एनिमल को रखने के कंपैरिजन में यहाँ पर कॉस्ट आपका काफ़ी कम आता है। आप यहाँ पर कई सारे एनिमल्स को फ्रोज़न कंडीशंस में आप रख सकते हैं। फ्रोज़न कंडीशन में उनकी एम्ब्रियो को आप एक कम जगह में आप आसानी से रख सकते हैं। और ये जो एनिमल्स होते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जैसा कि आपने कंजर्व करने के समय रखा था, शुरू में रखा था, बिल्कुल आप उसको 10 साल के बाद या 100 साल के बाद भी यदि यूज़ करते हो तो जेनेटिकली वो आइडेंटिकल होंगे, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इनके कुछ एक डिसएडवांटेज हैं। एक तो यह जो टेक्नोलॉजी है इनका काफ़ी हाई फाई टेक्नोलॉजी इनमें हम यूज किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि यह टेक्नोलॉजी हर कंट्री में हर जगह पर नहीं आप यूज कर सकते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। और इन सिटू में किसी भी प्रकार का कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर यह हम जैसा कि पहले बोला कि यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक चीज़ें आपको कंटिन्यूअस चाहिए। जैसे कि आपको लिक्विड नाइट्रोजन की गारंटेड सप्लाई चाहिए। लिक्विड नाइट्रोजन की सप्लाई यदि बंद होता है किसी भी कारण से तो आपके जो भी आपने क्रायो प्रिजर्व किया था वो सब के सब बर्बाद हो सकते हैं, एक झटके में समाप्त हो सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ एक और डिसएडवांटेज है, यहाँ पर जो भी एनिमल आप रख रहे हो उसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, कोई आपको फाइनेंशियल इनकम नहीं हो रहा है, आप उसे बस रख रहे हो इसी पर। इस यहाँ से किसी भी प्रकार का आपका कोई कमाई नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार से आप जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जो आप खर्च कर रहे हो वो आप निकाल नहीं सकते हो। इन सीटों में आप एनिमल रियर कर रहे हो तो वहाँ से आप कुछ उसके वूल हो या फिर मिल्क हो या मीट हो, आप वहाँ से कुछ रिकवरी ले सकते हो, कुछ कमा सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपके कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है एनिमल्स के। इसके अलावा कुछ और भी इनके डिसएडवांटेज है कि ये जो टेक्नोलॉजी है यदि वेल डेवलप्ड नेशन में यह टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, वो कर लेते हैं, लेकिन कुछ एक कंट्रीज़ में जहाँ ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं किए जाते हैं तो इन कंट्रीज़ में इन टेक्नोलॉजी को यूज करना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और यदि किसी भी प्रकार का डेंजर है, पोटेंशियल डेंजर साइटोजेनिक स्टोरेज के अंदर, क्रायोजेनिक स्टोरेज के अंदर किसी भी प्रकार का डेंजर लिक्विड नाइट्रोजन हो या फायर हो, फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, स्टॉर्म हो, वार हो, इस कंडीशंस में आपके जो भी एनिमल्स आपने प्रिजर्व करके रखा था वो सारे लार्ज स्केल में लॉस हो सकता है, वो सब के सब आपने सालों साल से बचा कर रखे हैं वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब आप क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन करते हो तो वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का स्टडी नहीं कर सकते, उसको कैरेक्टराइज्ड नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप उनके कैरेक्टर की किसी भी प्रकार की मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ एक यहाँ पर डिसएडवांटेज है। और एक और बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये जो एनिमल्स जो आपने कंजर्व करके रखा है वह चेंज कर रहे इन्वायरमेंट, चेंज कर रहे क्लाइमेट के साथ साथ अपने आप को एडप्ट नहीं करते हैं। यदि ये 20, 25, 30 साल के बाद बाहर आते हैं और इन्हें लाया जाता है इस दुनिया में, और यदि ये एनिमल्स इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो ये एनिमल एडप्ट नहीं हो पाएंगे इस कंडीशंस में। आप एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर डीएनए को भी स्टोर कर सकते हैं, क्रायोजेनिक स्टोरेज किया जा सकता है डीएनए का। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ये भी आप स्टोर कर सकते हैं, बाद में आप इसे यूज़ करके एक नया एनिमल बना सकते हो। तो यंग ब्लास्टोसिस्ट से आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ले सकते हैं। ये सेल्स टोटीपोटेंट होते हैं, इनकी पोटेंसी कंप्लीट पोटेंसी होती है इनकी। तो यहाँ से आप टोटीपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को यूज़ करके बाद में आप न्यू एनिमल डेवलप कर सकते हो। सोमेटिक सेल क्लोनिंग किया जा सकता है। यहाँ पर आप क्लोनिंग के जरिए किसी भी एडल्ट एनिमल से सेल के द्वारा उसके न्यूक्लियस को यूज़ करते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट रेप्लिका आप एनिमल का बना सकते हैं। अब हम कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो इसमें जो कि कंजर्वेशन में काफ़ी यूज किए जाते हैं। यहाँ पर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में AI है, इसके अलावा MOET है,
IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मल्टीपल ओव्यूलेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है इनमें। यह टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हेल्पफुल है कि इसके बराबर का कोई दूसरा टेक्नोलॉजी नहीं है जिसने इतना बड़ा रिवॉल्यूशन एनिमल प्रोडक्शन में आज के समय में लेकर आए हैं। यहाँ पर किसी एक सुपीरियर साइड की मदद से आप थाउजेंड्स ऑफ डोज बना सकते हो और उसे आप क्रायो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सीमेन कलेक्शन की बात की जाए या डाइल्यूशन की बात की जाए, प्रिजर्वेशन की बात की जाए, ये सब बहुत ही इजी टेक्नोलॉजी है। ये कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं है, ईजिली आप ये सारे काम कर सकते हो। यह काफ़ी कन्वीनियंट है, तो इस वजह से इनमें महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो आजकल रिप्रोडक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, उसमें यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन विट्रो आप एम्ब्रियो को प्रोड्यूस करने के बाद एम्ब्रियो को किसी भी यंग फीमेल में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो और वहाँ से नए बच्चे को जन्म दे सकते हो। इसके कुछ एक लिमिटेशंस हैं एम्ब्रियो प्रोडक्शन और क्रायो प्रिजर्वेशन के लिमिटेशंस हैं। यहाँ एक तो पहला लिमिटेशन है कि यहाँ पर आपको लार्ज नंबर ऑफ एलीट डोनर, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो यहाँ पर हम एलीट डोनर को ही यूज़ करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है और जो मैन पावर है वह काफ़ी स्किल्ड हमें चाहिए होता है। इसके अलावा हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम कलेक्शन ऑफ oocyte करेंगे, हम इन विट्रो मैच्योरेशन करेंगे इन ओवास का, और ई न्यूक्लिएशन का मतलब है कि उसमें से जो न्यूक्लियस है उसे हम निकाल देंगे और सोमेटिक सेल से हम किसी भी जिस एनिमल का हमें क्लोन बनाना है उसकी सोमेटिक सेल के न्यूक्लियाई को यूज़ करते हुए इसकी ओवा में डालेंगे और फिर हम इसे फाइनली एम्ब्रियो बनाकर उस एम्ब्रियो को रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस प्रकार से हम रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग कर सकते हैं। ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि किए जाने आवश्यक है फ्यूचर प्लान के लिए। एक तो सबसे पहला है कि कंप्लीट इन्वेंट्रीज जो होनी चाहिए एनिमल जेनेटिक रिसोर्स का वो कंप्लीट होना चाहिए। ब्रीड वाइज लाइव स्टॉक सेंसस काफ़ी ज़रूरी है। पॉपुलेशन ट्रेंड जो है वह घट रहा है, बढ़ रहा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें काफ़ी आवश्यक है। हमारा कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वह इम्प्लीमेंट होना चाहिए और नेशनल और स्टेट लेवल पर जीन बैंक, जर्म प्लाज्मा रिपोजिटरी, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए स्पीसीज वाइज और ब्रीड वाइज, इनके पॉलिसीज़ लगातार बनते रहने चाहिए समय के साथ साथ। ब्रीड सोसाइटी बनाई जाने की आवश्यकता है और न्यूक्लियस फार्म, डिफरेंट ब्रीड के न्यूक्लियस फार्म जो है ONVS, CN, BSE, ये सारे जो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वह लागू किए जाने आवश्यक है। एनिमल्स का जो पेडिग्री है वह मेंटेन होना चाहिए। सुपीरियर जर्म प्लाज्म जो है वह फार्मर्स के जो सुपीरियर जर्म प्लाज्म है आप उसे वहाँ से परचेज कर सकते हैं और वहाँ से आप बूल, यदि बूल हो तो बूल को लेकर आए, या फीमेल जो है उनसे आप बूल तैयार करो और उसे एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाना चाहिए। वैल्यू एडिशन काफ़ी आवश्यक है। जो भी आपके इंडिजिनस ब्रीड है उनमें वैल्यू एडिशन होनी चाहिए और ताकि फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो ये एनिमल्स पाले जाने। ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो आने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बढ़े इन प्रोडक्ट का और एनिमल पाला जाना ज़्यादा एनिमल पालने के बाद एनिमल से हमें आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कि होनी आवश्यक है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने कंजर्वेशन, उसमें मुख्यतः एक्स सिटू और इन सिटू कंजर्वेशन के ऊपर हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।